नमस्कार। आज हम समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां आसमान तो शायद आज जैसा ही नीला था, लेकिन जमीन हरी नहीं थी। जहां महाद्वीप पहेली के ऐसे टुकड़ों की तरह थे जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाएंगे। हम पृथ्वी के उस सुदूर अतीत की गहराई में उतर रहे हैं जब जीवन ने पहली बार जटिल रूप लेना शुरू किया था। आज की हमारी बातचीत का आधार है पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास, आदिकाल से पेंजिया तब से मिले कुछ शानदार ब्यौरे। हमारा मिशन है ये समझना कि करोड़ों सालों में हमारी दुनिया कैसे बदली, उतले गर्म समुद्रों की दुनिया से लेकर विशाल घने जंगलों और फिर एक अकेले विशाल महामहाद्वीप तक। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक टाइमलाइन की तरह देखना वो ठीक नहीं होगा। ये एक महागाथा है, कारण और प्रभाव की एक जबरदस्त कहानी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि कैसे भूगोल और जलवायु के छोटे बड़े बदलावों ने जीवन के विकास की कहानी को लिखा। ये समझना कि कैसे धरती एक बंजर चट्टानी ग्रह से एक सांस लेते हुए हरे भरे ग्रह में बदली, और इस सफर में उसने कितनी ही बार जीवन को बनाया और फिर लगभग मिटा भी दिया। ये एक तरह से पृथ्वी के सबसे बड़े प्रयोगों की कहानी है। ठीक है, तो चलिए इन प्रयोगों को एक एक करके समझते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 60 करोड़ साल पहले, कैम्ब्रियन युग से। उस समय की दुनिया की कल्पना करना भी आज मुश्किल है। महाद्वीप टुकड़ों में बटे हुए, जिनके चारों तरफ उथले गर्म समुद्र फैले थे। कोई बड़े पहाड़ नहीं, कोई जंगल नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक स्विच दबा दिया हो और अचानक से जीवन हर तरफ फैलने लगा। एकदम सही कहा। और ये सिर्फ ज्यादा जीवन नहीं था, ये बिल्कुल अलग तरह का ज्यादा जटिल जीवन था। इससे पहले तो अरबों सालों तक जीवन बस बैक्टीरिया या बहुत ही सरल सूक्ष्म रूप में मौजूद था। लेकिन कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान अचानक हमें ऐसे जीव दिखने लगते हैं जिनके पास आंखें थीं, पैर थे, शरीर की रक्षा के लिए खोल थे, जैसे ट्राइलोबाइट्स जो उस जमाने के सबसे मशहूर जीव थे, वो समुद्र के तल पर घूम रहे थे। स्पंज और मॉलस्क जैसे जीव भी थे। असल में यहीं से पहली समुद्री खाद्य श्रृंखला बनी। कोई किसी का शिकार कर रहा था और कोई किसी से अपनी जान बचा रहा था। वाह! तो आज हम जितने भी जानवर देखते हैं, चाहे वो एक चींटी हो, एक मछली हो या हम खुद, हमारे शरीर का जो बेसिक डिजाइन है, सिर, धड़, पैर, आंखें, उसका ब्लूप्रिंट करोड़ों साल पहले उन छोटे छोटे समुद्री जीवों ने तैयार कर दिया था। ये तो कमाल की बात है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है, कैम्ब्रियन विस्फोट ने आने वाले लगभग सभी जानवरों के जीवन के लिए एक टेम्पलेट तैयार कर दिया। ये प्रकृति का पहला महान ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था, जहाँ शरीर की बनावट के लगभग सभी सफल डिजाइन तैयार हो गए। और ऐसा हुआ क्यों? उस समय का माहौल एकदम सही था। समुद्र गर्म थे, पोषक तत्वों से भरपूर थे और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही थी। इन सभी चीजों ने मिलकर जीवन के इस विस्फोट के लिए एक आदर्श इंक्यूबेटर का काम किया। तो जीवन ने समुद्र में एक शानदार शुरुआत की। लेकिन पृथ्वी का मिजाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी अब ऑर्डोवीशियन युग में पहुंचती है, जहां धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे था। समुद्र का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और महाद्वीपों के बड़े बड़े हिस्से उथले समुद्रों में डूब गए थे। हाँ, और इस पानी की दुनिया में जीवन और भी ज्यादा पनपा। पहली जबड़े रहित मछलियां इसी युग में आईं। ये आज की मछलियों जैसी तो नहीं थीं, पर ये रीढ़ वाले जीवों के विकास में एक बहुत बड़ा कदम थी। साथ ही दुनिया के पहले कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टानें भी इसी समय बनी, जो समुद्री जीवन के लिए नर्सरी का काम करती हैं। और शिकारियों का आकार भी बढ़ने लगा, जिससे समुद्र में एक तरह की हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक नाटकीय और ठंडा मोड़ आया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने थर्मोस्टेट एकदम नीचे कर दिया हो। बिल्कुल। इस युग के अंत में एक विनाशकारी हिमयुग आया। तापमान तेजी से गिरा, ध्रुवों पर बर्फ की मोटी चादरें जमने लगी। जब इतना सारा पानी बर्फ में बदल गया तो समुद्र का स्तर तेजी से नीचे गिर गया। वो उछले समुद्र जो जीवन से खचाखच भरे हुए थे, वो सूख गए। इसका नतीजा हुआ एक बड़े पैमाने पर विलुप्ति या मास एक्सटिंक्शन, जिसमें समुद्री जीवों की कई प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। तो यहाँ हमें एक पैटर्न दिखने लगता है ना, कि जब भी माहौल अच्छा होता है, जीवन फैलता है, और जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल आती है, सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये उतार चढ़ाव ही
कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पैटर्न हमें बार बार दिखेगा। ऑर्डोवेशियन युग इसका एक क्रूर उदाहरण था कि पृथ्वी की जलवायु कितनी अस्थिर हो सकती है। जीवन को हमेशा से बदलते पर्यावरण के साथ या तो ढलना पड़ा है या फिर खत्म हो जाना पड़ा है। तो इस महाविनाश के बाद जब धरती पर एक तरह से रीसेट बटन दब गया तो आगे क्या हुआ? क्या जीवन ने फिर से वापसी की? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिल्यूरियन युग में जीवन ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, जीवन ने समुद्र से बाहर झांका। लगभग 44 करोड़ साल पहले जीवन ने पहली बार जमीन पर कदम रखा। और ये कोई विशाल जानवर नहीं थे, ये थे काई, मतलब मॉस जैसे छोटे छोटे पौधे जो गीली चट्टानों पर हरी परत की तरह उगने लगे थे। यह एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत लग सकती है, लेकिन इसके नतीजे असाधारण थे। मामूली शुरुआत, लेकिन इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल। ये छोटे मामूली से दिखने वाले पौधे असल में दुनिया को बदलने वाले थे। ये पहले टेराफॉर्मर्स थे। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण के जरिए वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जिससे हवा में ऑक्सीजन का स्तर और बढ़ने लगा। और उन्होंने चट्टानों पर अपनी पकड़ बनाकर उन्हें तोड़ना शुरू किया, जिससे मिट्टी बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इन्होंने आने वाले सभी जमीनी जीवन के लिए रास्ता तैयार किया। मैं उस दुनिया की कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई चहचहाट नहीं, बस गीली चट्टानों का एक विशाल विस्तार, काई की हल्की परत और शायद नम मिट्टी की गंध। कितनी शांत और खाली दुनिया रही होगी। बिल्कुल, एक आदिम शांति। और इसी शांति के बीच समुद्र में भी एक और बड़ा विकास हो रहा था। पहली हड्डियों वाली मछलियां, बोनी फिश, विकसित हुईं, जो भविष्य में जमीन पर आने वाले सभी रीढ़ वाले जीवों यानी हम सबके दूर के पूर्वज थे। तो इस खाली दुनिया में रंग भरने का काम हुआ अगले युग में, यानी डिवोनियन युग में। इसे मछलियों का युग भी कहा जाता है। लगता है समुद्रों में कोई पार्टी चल रही थी। एक तरह से हाँ। लगभग 41 करोड़ साल पहले शुरू हुए इस युग में समुद्रों में मछलियों का राज था। जबड़े वाली, फेफड़ों वाली, मतलब लंग फिश, और यहाँ तक कि भारी भरकम कवच वाली मछलियाँ। समुद्र जीवन से खचाखच भर गया था। लेकिन असली क्रांति तो जमीन पर हो रही थी। वो काई वाले पौधे अब बड़े हो रहे थे, है ना? बहुत बड़े। वो जो सिल्यूरियन युग की छोटी छोटी काई थी, अब वो पेड़ बनने लगी थी। उन्होंने पृथ्वी के पहले जंगल बनाए। यह वो पल था जब हमारी धरती पहली बार अंतरिक्ष से हरी दिखने लगी होगी। ये एक जबरदस्त बदलाव था। और जहां पौधे होंगे वहां उन्हें खाने वाले भी आएंगे। पहले कीड़े जमीन पर आए और फिर पहले उभयचर एम्फिबियंस भी। एक मिनट, एक मछली पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कैसे आ गई? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, जमीन पर एक पूरी नई दुनिया खुल गई थी। वहां पौधे थे, कीड़े थे, यानी भोजन था, और कोई शिकारी नहीं था। ये एक खाली मैदान था जिस पर कब्जा किया जा सकता था। कुछ मछलियों जैसे कि लंग फिश में फेफड़े विकसित हो चुके थे, जिससे वे हवा में सांस ले सकती थीं। उनके फिन्स भी मजबूत थे। धीरे धीरे लाखों सालों में यही फिन्स पैरों में विकसित हो गए। प्रकृति उन्हें जमीन पर बुला रही थी और उन्होंने उस बुलावे का जवाब दिया। इसके बाद आया कार्बोनिफरस युग, जिसका नाम ही कार्बन यानी कोयले से जुड़ा है। ये नाम ही बता रहा है कि यहाँ जंगलों का बोलबाला था। बोलबाला कहना भी कम होगा। लगभग 36 करोड़ साल पहले धरती एक विशाल ग्रीन हाउस जैसी थी, गर्म, नम और अंतहीन दलदली जंगलों से ढकी हुई। ये जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती होगी। और इन जंगलों में एक और हैरान करने वाली बात थी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। आज हमारे वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन है, लेकिन उस समय ये मात्रा 35% तक पहुंच गई थी। 35%? मतलब उस वक्त का वायुमंडल आज के मुकाबले एक तरह से सुपरचार्ज था, जैसे किसी इंजन में टर्बो लगा दिया हो। इसका जीवों पर क्या असर हुआ? बहुत गहरा असर, और सबसे अविश्वसनीय असर कीड़ों पर हुआ। उस जमाने में 1 मीटर बड़ी ड्रैगन फ्लाई आसमान में उड़ती थी। जरा सोचिए, एक आज के बाज जितनी बड़ी ड्रैगन फ्लाई। रुकिए, 1 मीटर की ड्रैगन फ्लाई? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? मतलब आज कीड़े इतने बड़े क्यों नहीं होते?
इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। कीड़े अपने शरीर में मौजूद पतली ट्यूबों के एक नेटवर्क के जरिए सांस लेते हैं। ये तरीका एक निश्चित आकार के बाद काम नहीं करता है, लेकिन जब हवा में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो तो ये प्रक्रिया ज्यादा असरदार हो जाती है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और वे आज के समय में असंभव आकार तक बढ़ सकते थे। तो वो विशाल कीड़े उस दौर के अनोखे वायुमंडल का ही नतीजा थे। आजकल के मच्छरों से तो हम परेशान हो जाते हैं, सोचिए अगर वो 1 मीटर के होते। शायद उस जमाने में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की जगह मशाल जलानी पड़ती होगी। इसी दौर में सरीसृप यानी रेप्टाइल्स भी आए हैं ना? हाँ, पहले सरीसृप भी विकसित हुए। ये उभयचरों से एक कदम आगे थे। ये वो पहली जीव थे जो पानी से पूरी तरह आजाद हो चुके थे, क्योंकि वे जमीन पर सख्त खोल वाले अंडे दे सकते थे। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात है। ये जो घने दलदली जंगल थे, जब ये विशाल पेड़ पौधे मरकर दलदल में गिरते थे तो पूरी तरह सड़ नहीं पाते थे। उन पर कीचड़ और रेत की परतें चढ़ती गईं। लाखों सालों के दबाव और गर्मी ने उन्हें कोयले में बदल दिया। मतलब हम आज भी कार्बोनिफेरस युग की धूप को जला रहे हैं। जब भी हम कोयले से बनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, हम 30 करोड़ साल पहले पौधों में जमा हुई सूरज की ऊर्जा को आज़ाद कर रहे होते हैं। ये तो एक तरह का टाइम ट्रैवल है। बिल्कुल सही। हम आज भी उस प्राचीन दुनिया की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगते हैं। पर्मियन युग, जो पैलियोजोइक युग का अंतिम अध्याय था, और इस अध्याय में एक बहुत बड़ी भूगर्भीय घटना हुई। सारे महाद्वीप एक साथ आ गए। हाँ, सारे महाद्वीप आपस में जुड़कर एक विशाल महामहाद्वीप पेंजिया बना रहे थे। जब सारी जमीन एक साथ जुड़ गई तो भूगोल और जलवायु पूरी तरह बदल गए। महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर हो गए। वहां तक नमी वाली हवाएं पहुंचना बंद हो गईं। नतीजा ये हुआ कि धरती पर विशाल रेगिस्तान बन गए और जलवायु बेहद शुष्क और गर्म हो गई। इस नई, गर्म और सूखी दुनिया में कौन से जीव सफल हुए? सरीसृप। वे इस माहौल के लिए एकदम सही थे। उनकी मोटी त्वचा पानी की कमी से बचाती थी और उन्हें अंडे देने के लिए पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। वे इस नई दुनिया के राजा बन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जीवन ने एक नया संतुलन बना लिया है। लेकिन इस कहानी का अंत एक बहुत बड़ी त्रासदी के साथ हुआ। एक त्रासदी? हाँ, पर्मियन युग का अंत पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी महाविनाश के साथ हुआ। इसे द ग्रेट डाइंग भी कहते हैं। ये इतनी भयानक घटना थी कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग 95% जीव जंतु खत्म हो गए। समुद्र में 96% प्रजातियां और जमीन पर 70% रीढ़ वाले जीवों की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। यह डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉइड से भी कहीं ज्यादा बड़ा और लंबा चलने वाला विनाश था। 95%? ये तो कल्पना से भी परे है। ये तो लगभग सब कुछ खत्म हो जाने जैसा है। जीवन लगभग मिट ही गया था। बिल्कुल। इस घटना ने पृथ्वी पर जीवन की स्लेट को लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया। ये एक तरह का प्लैनेटरी नियर डेथ एक्सपीरियंस था। इसने पैलियोजोइक युग का अंत किया और एक नए युग, मेसोजोइक युग के लिए मंच तैयार किया। जो कुछ जीव इस महाविनाश से बच गए, उन्हें एक खाली दुनिया मिली जिस पर वे कब्जा कर सकते थे। और उन्हीं बचे हुए सरीसृपों में से डायनासोर का उदय हुआ। तो एक तरह से पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े विनाश ने ही डायनासोर के युग की शुरुआत की। तो आज हमने वाकई एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने सरल समुद्री जीवों से शुरू किया, फिर जमीन पर उगने वाले पहले नन्हे पौधों को देखा, विशाल कीड़ों और घने कोयले के जंगलों से गुजरे, और अंत में पेंजिया नामक एक विशाल महामहाद्वीप और उसके साथ आए महाविनाश को समझा। ये कहानी सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि लचीलेपन और निरंतर परिवर्तन की है। जीवन पनपा, उसने जमीन पर कब्जा किया और फिर ऑलमोस्ट पूरी तरह से मिटा दिया गया, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में वापस आ गया। बिल्कुल सही। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता अगर। यही अंतिम विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। क्या होता अगर पर्मियन महाविनाश इतना गंभीर नहीं होता? क्या सरीसृपों का विकास फिर भी डायनासोर की ओर ही बढ़ता, या कोई और तरह का जीव, शायद हमारे स्तनधारी पूर्वजों जैसा कोई जीव ग्रह पर हावी हो जाता? हमारे पैरों के नीचे की जमीन ऐसी ही अनगिनत भूली बिसरी महागाथाओं का एक पुस्तकालय है,
जिसकी हर परत एक ऐसी दुनिया का अध्याय है जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते जो भी हैं। वीडियो आपको चाहिए बस नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जुड़े रहिए स्टडी विद पब्लिक के साथ।